नमस्कार, फिर से मैं आकाश सेठिया रीजनिंग फैकल्टी आपके सामने फिर से हाजिर हूं कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेकर। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेन काम कर लीजिएगा कि आप बिकाना पैरामाउंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अदर और भी सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और इस लॉकडाउन पे आप अच्छा उपयोग ले सकें घर बैठे। तो अब हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का अगला पार्ट ये था कि कुछ इस तरीके से कि आपके सामने कुछ एक एक साल के अंतराल में कुछ डेट दे रखे होंगे, पूरे एक एक साल के अंतराल में, कि 1 जनवरी 2001 को मैंने कंडीशन के तौर पे मान लिया कि उस दिन है मंडे, है या नहीं देखेंगे बाद में, लेकिन कंडीशन मान ली कि 1 जनवरी 2001 को है सोमवार। तो पूरे एक साल बाद 1 जनवरी 2002 को अगर वार देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर इजीली बता देंगे कि वो होगा सर क्या सोच रहे हो कि आप इसका आंसर दे चुके हो, तो वो आया कैसे है वो भी तो जानना जरूरी है। तो 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 तक अगर मैं यहां पे डेज गिनने लगूं ना, तो टोटल डेज होते हैं 365। बिल्कुल सही। और इन टोटल डेज में आपको निकालना है कि इस डेट को वार क्या होगा। तो वार होता है एक सप्ताह में, और एक सप्ताह में टोटल दिन होते हैं 7। तो 365 में आप 7 का भाग दोगे, और अगर 365 में आप 7 का भाग दोगे तो आपको लेना क्या है, शेषफल। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको रिमाइंडर लेना होगा। और 365 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर बचता है 1। कैसे? 7 5 35, बचा है 15, 7 दूनी 14, बचा है फिर भी 1। तो यहां पे जो वैल्यू बची है 1, तो यहां पर वो एक दिन आगे हो जाएगा। जितना शेषफल होगा उतना दिन आगे होगा प्लस के तौर पे, तो यहां पे होगा बिल्कुल ट्यूसडे। वैसे आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा और लिख भी लिया होगा, बट ये चीज कैसी आई है इसका थोड़ा नजरिया हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर से हम कनेक्शन लेते हैं कि 1 जनवरी 2003 यहां पे डेज होगा कौन सा, वेडनेसडे। कैसे आया है वो शायद आप भी जानते हो और मुझे भी पता है। और उसी केस में आगे जब मैं देखता हूं तो 1 जनवरी 2004 को क्या डे होगा, तो यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन ले लेते हैं कि सर 2004 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। 366 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो 2 शेषफल आता है। लेकिन ये तो देखिए ना कि लीप वर्ष में आपका जो एक दिन एक्स्ट्रा आता है वो आ गया है या आ चुका है या आएगा। तो यहां पर आप देखते हो कि 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 तक कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं आया है। तो यहां पर टोटल डेज होंगे 365, और 365 में 7 का भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो वो एक दिन आगे ही होगा। और उसी केस में जब मैं आगे देखता हूं 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 तक, तो यहां पर आपके सामने एक 29 फरवरी 2004 का डे आएगा। इसी के बीच में आपके सामने 29 फरवरी 2004 का एक एक्स्ट्रा दिन आएगा। और अगर एक एक्स्ट्रा दिन आएगा तो 365 नहीं, कितने दिन होंगे, 366। और 366 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो यहां पर 2 दिन आगे होगा, जो कि कितना हो जाएगा, सैटरडे। कुछ इस तरीके से आपके सैटरडे का पैटर्न होगा। तो यहां पे थोड़ा ये देखिएगा कि यहां पर कौन से के डेज के बीच में एक्स्ट्रा दिन आता है और कौन से के बीच में एक्स्ट्रा दिन नहीं आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक और देखा जाए तो 24 मई 2020, 24 मई 2020 को वार जो है वो है संडे। बिल्कुल। अब पूरे एक साल बाद अगर मैं देखूं भी यहां पे तो 24 मई 2021, इसके बीच में अगर मैं डेज काउंट करने लगूं ना तो 365 ही आएंगे। लेकिन रीजन ये है 2020 तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर होगा जरूर, लेकिन लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन आएगा या आ चुका है तो वो आ चुका है पहले, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। तो यहां पर एक दिन ही एक्स्ट्रा होगा, 7 का भाग दूंगा और एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो यहां पे कौन सा डे जाएगा, मंडे। उसी केस के तौर पे 24 मई 2021 को मंडे हो चुका है, तो 24 मई 2022 बिल्कुल एक दिन आगे होगा, ट्यूसडे। 24 मई 2023 होगा वेडनेसडे। लेकिन
अगर यहां पे देखा जाए 24 मई 2024, अब सर 2024 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो शेषफल बचता नहीं है और लीप ईयर कहलाता है, बिल्कुल सही। और अगर लीप ईयर कहलाता है तो इनके बीच में क्या एक्स्ट्रा दिन आ चुका है क्या 29 फरवरी 2024 का? तो बिल्कुल सत्य है, आ चुका है। तो यहां पर डेज होंगे 366, और 366 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता होगा? 2। तो यहां पर थर्सडे नहीं, कितना होगा? फ्राइडे। तो ये होगा ऐसा केस यहां पर। तो आपके सामने ये कुछ बेसिक बातें इसलिए लिखी है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बनने का मैटर किस तरह से होगा वो अब आप जानोगे, लेकिन ये बेसिक बात उतार जरूर लीजिए, क्योंकि अगर नोट्स बने रहेंगे आपके सामने तो आपको कोई से भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, क्वेश्चन का मैटर थोड़ा जल्दी से उतार लीजिएगा। हाँ जी, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यही चीज जाननी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अगर ये चीज जाननी है तो क्वेश्चन का मैटर एग्जाम में आता कैसे है ये चीज बताता हूं। कि मान लीजिए 1 जनवरी 2003 को जो वार है, क्वेश्चन कैसे आएंगे कि मान लीजिए वर्ष 2003 का पहला दिन, ये हो गई थ्योरी, या फिर अगर मैं नंबरिंग के तौर पे लूं तो मान लीजिए 1 जनवरी 2003 को वार है बुधवार, वेडनेसडे। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2003 को है बुधवार, तो बताइए उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? उसी वर्ष का अंतिम दिन का वार क्या होगा, या उसी वर्ष 31 दिसंबर 2003 को क्या वार होगा? ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स दिखते हैं एग्जाम में। तो कैसे होगा? क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही इजी सा है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, और मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसको बिना सॉल्यूशन के भी कर देते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्यूशन के साथ, ट्रिक के साथ, अगर क्वेश्चन आता है तो देखने का नजरिया कैसा होगा, एक कुछ ही सेकंड में कैसे आंसर देना होगा, वो सब चीजें आपको बताएंगे। पहला तरीका, जैसे कि मैंने बताया, पहला तरीका 1 जनवरी 2003 को है बुधवार, तो पूरे 1 साल बाद 1 जनवरी 2004 को वार जो होगा वो होगा 365 ही होगा। मानता हूं 2004 लीप वर्ष है, लेकिन एक्स्ट्रा दिन आया नहीं है, तो 365 में 7 का भाग दूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, आएगा गुरुवार, थर्सडे। बिल्कुल सही। लेकिन जो ये डेट है ना वो है 1 जनवरी 2004 से एक दिन पहले की। अगर एक दिन पहले की है तो वार भी क्या होगा? एक दिन पहले का होगा, तो वो क्या होगा? फिक्स वेडनेसडे होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 तक 365 दिन लेते हो, तो 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2004 तक, 31 दिसंबर 2003 तक डेज कितने हो जाएंगे? एक दिन कम, 364। और अगर मैं 364 में भाग देता हूं 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर होगा 0। तो यहां पर 0 दिन आगे होगा, तो मतलब कि सेम डे। दूसरा तरीका ये। और तीसरा जो कि हम मोस्टली लगा ही लेते हैं, ट्रिक क्या? लिख लीजिएगा ये, कि ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है, कि 1 वर्ष होगा नॉर्मल और 1 वर्ष होगा लीप। अगर नॉर्मल का पहला दिन आपको दिया हुआ है, नॉर्मल का पहला दिन आपको दिया हुआ है, और उसी सेम नॉर्मल ईयर का लास्ट डे, और उसी सेम नॉर्मल ईयर का लास्ट डे पूछा है, तो वो हमेशा ही क्या होगा? बराबर होगा, बिल्कुल सेम होगा। और अगर मैं लीप की बात करूं तो फर्स्ट डे आपको दिया हुआ है, पहला दिन लीप वर्ष का आपको दिया हुआ है, और उसी सेम लीप ईयर का लास्ट डे,
और उसी सेम लीप ईयर का लास्ट डे पूछा है, तो आप लीप ईयर में कितने दिन आगे करते हो? 2 दिन, 1 दिन कम कर लोगे तो वो कितना प्लस हो जाएगा? 1। तो यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे संडे ले लूं तो यहां पे होगा 1 दिन आगे मंडे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा यहां पे, क्योंकि टोटल डेज बन जाते हैं उस केस में। 366 एक कम कर दोगे तो 365, और 365 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। एग्जाम्पल सर ऐसे, चलो ठीक है, ये चीज रटने की बता दी आपने, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल लीप का भी मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा हमारे लिए। तो उस केस पे आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि 1 जनवरी 2007 को जो वार है वो वार है शनिवार का। तो बताइए 31 दिसंबर 2008 को, थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2007 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को वार क्या होगा? एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन देंगे जरूर। हाँ जी, तो फिर आपके सामने ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा तो देखते हैं। 1 जनवरी 2007 को अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर 2008 को अगर मैं सॉल्यूशन के तौर पे देखूं भी इसको जल्दी से, और तो 1 जनवरी 2007 को अगर शनिवार है तो पूरे 1 साल बाद 1 जनवरी 2008 को जो वार होगा इसका वो होगा संडे है। 2008 मानता हूं लीप है, लेकिन एक्स्ट्रा दिन आया नहीं है अभी तक, तो पूरे 1 साल बाद 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अभी तक कहानी अधूरी है कि आपको 1 जनवरी 2008 का संडे मिल चुका है, तो उसी साल का अंतिम दिन का वार क्या होगा? अब मैं इस ट्रिक को देखूंगा। वर्ष है लीप, उस वर्ष का पहले दिन का वार आपको दिया हुआ है, उसी वर्ष का पहले दिन का वार आपको दिया हुआ है, और उस लीप वर्ष के अंतिम दिन का वार पूछा है, तो कितने दिन आगे हो जाएगा? 1 दिन आगे। तो आपका आंसर क्या होगा? मंडे। तो क्वेश्चन क्या था कि 1 जनवरी 2007 को शनिवार है, तो पूछा क्या गया था 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा? तो वो वार होगा सोमवार। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये था आपका दूसरे पार्ट का, जिसमें अगर 1-1 साल या फिर 2-2 साल के अंतराल में डेज पूछे जाते हैं तो उस केस में आपको करना क्या होगा, किस तरह से करना होगा, वो आपके सामने है। बस इसी तरीके से या तो डेज को काउंट करो या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको दिमाग में सेट करके रखनी होगी, फिक्स वाली। अगली बात अगर मैं देखूं तो अगली बात ऐसी चीज है जिससे क्या है कि फॉर्मेट होगा एक ही, दिमाग में रखनी होगी एक बात, लेकिन उसके तौर पे अगर मैं देखूं तो आपको कई सारे कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि कुछ इस तरीके से, कंसेप्ट क्या होंगे, किस तरीके से होंगे कंसेप्ट, कि आपको इस कैलेंडर के तौर पे कुछ चीजें जो हैं आपको फिक्स माननी होंगी। फिक्स मानने का पॉइंट होगा कोड। कोड होंगे 2। पहला कोड होगा कि आपके इस कैलेंडर में वर्ष होते हैं 2। पहला वर्ष होता है नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष, और उस सामान्य वर्ष में होते हैं टोटल 12 महीने, और उस 12 महीनों का कोड होता है कुछ इस तरीके से। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का होता है 4, और मार्च का होता है 4। अब ये चीज क्या है कि सर किससे मिलके बनी है, तो मैं बता देता हूं। ये जो कोड है वो कोड ऐसे हैं जो लॉजिकली फिक्स माने जाते हैं इस केस के ऊपर। तो जनवरी का हो गया 1, फरवरी का हो गया 4, मार्च का हो गया 4। अब इसको अगर मैं किसी पॉइंट को किसी के साथ जोड़ूं कि सर इसको याद कैसे किया जाए, तो आप सीधा ट्रिक लगा सकते हो, सीधा दिमाग में रख सकते हो कि शुरू के जो 3 महीने हैं वो 12 के स्क्वायर में आप याद कर सकते हो। ये चीज है कि शुरू के जो 3 महीने हैं वो 12 के स्क्वायर में आप याद रख सकते हो। अगला जब मैं केस देखता हूं तो हो गया अप्रैल, मई और जून।
अप्रैल का हो गया 0, मई का हो गया 2 और जून का हो गया 5। अगर मैं इसको किसी के साथ कनेक्ट करना चाहूं तो अगला जो होगा वो होगा 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखने का कोई रीजन नहीं है इसके क्वेश्चन के साथ, बट ये इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको आसानी रहे किसी कोड को याद रखने में। अगर मैं अगला केस देखता हूं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने कोड होंगे कुछ इस तरीके से 036, बिल्कुल सही। ये भी स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर। ऐसे अगर किसी को ग्रुप के साथ याद, समूह के साथ बनाकर याद करने की ट्रिक से याद करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, जिससे क्या है कि कोड जल्दी से दिमाग में सेट हो जाएंगे। उसके साथ अक्टूबर का देखा जाए, नवंबर का देखा जाए और दिसंबर का देखा जाए तो ये 3 महीने आपके सामने फिर हैं। लेकिन इसका केस अगर मैं देखूंगा तो थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना होगा कि 12 का स्क्वायर प्लस 2, कुल मिला के शुरू के 3 महीने होंगे 12 के स्क्वायर में, अगले जो 3 महीने होंगे वो 5 के स्क्वायर में, अगले जो 3 महीने होंगे वो 6 के स्क्वायर में, और अगले और अंतिम 3 महीने होंगे 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये हो गए आपके नॉर्मल ईयर के 12 महीनों के कोड। उसके बाद अगर देखा जाए तो लीप, उसके बाद अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो जनवरी का कोड होगा 0। याद कैसे रखा जाए कि नॉर्मल का जितना भी है उससे कम है। फरवरी का है 3, याद वही सेम चीज, नॉर्मल का जितना है उससे कम। तो ये हो गया पहला कोड कि हर महीनों के कोड आपके सामने हैं। उसके बाद अगर मैं कोड देखता हूं तो शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड होंगे, सेंचुरी कोड होंगे। सेंचुरी कितने सालों की होती है वो आपको बता भी रखी है कि सेंचुरी होती है, शताब्दी होती है 100 सालों की। और उन 100 सालों में अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं कि आपके सामने एक वर्ष है जो कि 1765 का है, तो ये कौन सी सेंचुरी है? तो हम तो वैसे देखते हैं कि 18वीं शताब्दी है, लेकिन कैलेंडर के तौर पे ये सेंचुरी चलती है बिल्कुल इक्वल 1700 के। अगर मैं अगला देखता हूं 1953, तो ये किसकी सेंचुरी होगी? 1900 की। 2020 कौन सी सेंचुरी होगी? 2000। तो वो कनेक्शन लेता है बिल्कुल इक्वल। तो हम इसमें 4 शताब्दी ले लेते हैं, 1700, 1800, 1900 और 2000। ये 4 शताब्दी हो गई आपके सामने। और इन 4 शताब्दी के तौर पे हम किसी को भी शताब्दी को नॉर्मल बनाना है या फिर लीप बनाना है तो कितने का भाग देते हैं? ये चीज आपको अभी भी बताई थी और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि शताब्दी वर्ष को अगर नॉर्मल बनाना है या लीप बनाना है तो भाग देना होता है कितने से? 400 से। और अगर मैं 1700 में 400 का भाग देता हूं तो शेषफल बचता है 100। अगर मैं 1800 में 400 का भाग देता हूं तो 200। तो यहां पर आपको शेषफल रिमाइंडर लिखने होंगे। 1900 में 400 का भाग देता हूं तो 300। और अगर मैं 2000 में 400 का भाग देता हूं तो भाग पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? वो होगा 0। और इस रिमाइंडर के होंगे कोड। सौ का कोड होगा 4, 200 का होगा 2, 300 का होगा 0 और 0 का होगा 6। तो ये आपके सामने 2 चीज दिमाग में रखनी होगी। पहली चीज होगी कि हर महीने के कोड, और दूसरी चीज होगी उन शताब्दी वर्षों के कोड। अब बात आती है कि सर शताब्दी आपने 4 ले ली है, 1700 हो, 1800 हो, 1900 हो या 2000 हो। अगर बात आती है 1600 की, अगर बात आती है 2100 की, या अगर बात आती है 1500 की, तो उस केस में आप कैसे लोगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 1565। किसकी शताब्दी है ये? 1500 की। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ने 1500 के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाओगे तो 1500 है शताब्दी, और शताब्दी में कितने का भाग देना होता है? 400 का। तो 1500 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं तो शेषफल कितना बचेगा? तो 4 तिया हो गया 12, बचा कितना? 3, और आगे के 3 0। तो ये कितना शेषफल है? 300। और 300 का कोड कितना बता रखा है? 0। तो शताब्दी कोई सी भी हो, आपके सामने शेषफल इन 4 के अलावा कभी कुछ आएगा नहीं। और इस शेषफल का कोड क्या है वो आपके सामने बता दिया गया है। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि एक महीने के कोड और एक शताब्दी कोड आपको ध्यान रखने होंगे हर केस में। और अंतिम बात कि आपके सामने 7 दिन होते हैं, और इन 7 दिन का मैटर किस तरह से होता है, वो एक का मतलब आपको मानना होगा संडे फिक्स, और इसी तरीके से नंबर लेते जाओगे और इस नंबर के आगे डेज लिखते जाओगे। 2 का मतलब मंडे,
3 का मतलब ट्यूसडे, और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि अगर सर हम बुक में देखते हैं तो 1 का मतलब मंडे होता है, अगर बुक में ही देखना है तो चीज क्यों पढ़नी है? आप सब कुछ देख के घर पे ही पढ़ सकते हो। अगर आप कुछ नया देख रहे हो तो कुछ नया मिलेगा जरूर, लेकिन हर केस में इससे आंसर निकलना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ये चीज देख रहे हो तो 1 का मतलब संडे ही लेना होगा, और इसी तरीके से आपको अगर बुक वाली बात ही यहीं पे करवाता तो आपके पास कुछ एडवांटेज जाता? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको कुछ चीज नई सिखाई जा रही है जो कि आपके सामने बुक में कभी नहीं होगी। और अगला और लास्ट केस कि 7 लो या फिर 0 लो, बात एक ही है, यहां पे रहेगा सैटरडे। तो आप इतनी बात नोट कीजिएगा जरूर कि ये कोड आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभी तक आपको इस कोड को कहां पे यूज करना है वो नहीं बताया गया है, लेकिन अगला जब क्लास आएगी, अगली जब आपके पास में सामने क्लास आएगी तो उस केस में आपको ये बताया जाएगा कि आपके सामने हर एक कोड का मैटर कहां पे यूज देना है और किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। जब तक के लिए धन्यवाद। फिर से याद दिला देता हूं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या है कि आपके सामने हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जब तक के लिए धन्यवाद।